ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। लीजिए सुनिए परिचर्चा बापू मानव से महामानव। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं पूर्व राज्यपाल और संस्कृतिविद श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह, वरिष्ठ लेखक और मीडियाकर्मी श्री राजशेखर व्यास और वरिष्ठ पत्रकार और संपादक डॉक्टर राम शरण जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। नमस्कार। देश इस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। बैरिस्टर से बापू तक की यात्रा को तय करने वाला ये इंसान अपनी बेहद खास खूबियों की वजह से बापू बना, राष्ट्रपिता कहलाया। आजादी की वाहक और एक सजग पत्रकार के तौर पर महात्मा गांधी ने इस देश को एक सूत्र में पिरोया। यही वजह है कि महात्मा गांधी भारतीय स्मृति से कभी दूर नहीं हुए, बल्कि उनकी मौजूदगी और गहराती चली गई। बात की शुरुआत हम करते हैं वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी से। बापू को हम कहते हैं मानव से महामानव, एक ऐसा शख्स जिसने हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के समाज को एक नया आकार दिया। क्या ऐसी खूबियां हैं जिन्होंने बापू को बापू बनाया, मानव से महामानव बनाया? जो उनकी यात्रा है मानव से महामानव की, वो 1893 में शुरू हुई। वो गए साउथ अफ्रीका और वहाँ जो भारतीय मूल के लोग रह रहे थे उनके लॉयर के तौर पर गए। तब तक तो वो लॉयर थे, लेकिन 1893 में एक घटना घटी। वो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे फर्स्ट क्लास में जी, और उसमें एक स्टेशन था मैरिसबर्ग जी, जहाँ की कुछ अंग्रेज चढ़ने वाले थे जी। तो उनके लोग आए, उन्होंने कहा कि आप उतर जाइए, हमारे अंग्रेज चढ़ेंगे, आप चले जाइए स्लीपर क्लास में। तो वो घटना जो घटी, सामान इनका फेंक दिया। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास वैलिड टिकट है, मैं नहीं उतरूंगा। तो क्या हुआ कि वो अपना बैग लेके नीचे गिर गए। तो चले गए उस वेटिंग रूम में जी, और वहां बैठे रहे, सामान नहीं छुआ अपना जी। रेलवे वालों ने उठा के ले गए। वो रात भर सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जी, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल कांग्रेस। और उसका जो रिजोल्यूशन बना उसमें उन्होंने 2 बातों पर कहा कि सच बोलना चाहिए, इसकी शपथ लें। 23 साल के बाद 1915 में वो चंपारण गए और जहाँ की नील खेती के लिए वहाँ विद्रोह चल रहा था, नीले साबों के खिलाफ। तो वहाँ जब गए जी, तो मजिस्ट्रेट ने इनको कहा कि आपको अंदर नहीं आने देंगे जिले के अंदर, इससे अशांति होगी, ये खतरनाक आदमी है, इसको बाहर कर दो। तो मजिस्ट्रेट के सामने अप्रैल 1917 में हाजिर हुए। जी, कहा कि देखिए, मैं इसलिए आपका आदेश नहीं मान रहा हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। खुद कानून के विद्यार्थी रहे, बैरिस्टर थे, लेकिन आज इस कानून से ऊपर का एक कानून मुझे कह रहा है जी, कि मैं इसका सम्मान नहीं करूं। जी, उसको उन्होंने कहा द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतर आत्मा की आवाज। जी, जी, तो जो मानव से महामानव की यात्रा भारतवर्ष में शुरू हो गई, जी, उसका जो जड़ था जी, वो साउथ अफ्रीका में मिला। वहां से वो आए अहमदाबाद, जी, जहाँ उनको अपना आश्रम जी, साबरमती बनाने का फैसला किया। तो वहाँ मजदूर आए, उन्होंने कहा कि हमारा ये पे नहीं बढ़ा रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो उसमें गए, वो इनकी बात नहीं मानी। तो इन्होंने कहा कि आई विल डू फास्ट अनटू डेथ, मैं इसके लिए उपवास करूंगा। तब तक उपवास कोई कार्यक्रम नहीं था इस देश में, फास्ट अनटू डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था। और मजदूरों ने कहा हम लोग भी बैठेंगे आपके साथ। कहा कि तब मैं नहीं करूंगा जी, तुम लोग कोई नहीं बैठोगे। उसके शाम को जब लोगों ने पूछा कि आपने ये क्या किया, जी, तो कहा मेरे मुंह से अचानक निकल गया, वो भी आत्मा की आवाज थी। तो ये 2 जो घटनाएं घटी जी, और सॉल्ट सत्याग्रह में जाके 1930 में उस रास्ते पर अब वो चलने लगे जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का मतलब है सत्य, हम सत्य पर रहेंगे और जो ये सारे तरीके हैं, फॉर्म ऑफ एक्शन है, ये सत्य के ऊपर ही होगा, अहिंसा के ऊपर होगा। बिल्कुल। तो सत्य और अहिंसा का जो दर्शन था ये उन्होंने दिया। आपने जो बात कही, एक घटना से उन्हें बोध हुआ और गांधी जी ने बहुत अपने आसपास के परिवेश से ऐसी कई चीजें ली
जो कि आम इंसान के लिए बिल्कुल ही उसके गौर में नहीं आती। तो प्रोफेसर जोशी, आप गांधी को एक ऐसे इंसान के तौर पर जो इस समाज के अलग अलग दृश्यों को देख रहा था और फिर वो महामानव की उस यात्रा में जब निकल पड़ा, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? मानव से महामानव, यानी अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा। जी। गांधी जी ने अपने जीवन में कई मूलभूत कसौटी तय नहीं की महामानव क्या होता है। उन्होंने सिर्फ मानव के बारे में सोचा कि मानव क्या होता है। यानी देखा जाए तो महामानव एक यूटोपिया है। तो हम एक पूर्णता की यात्रा पर पूरे अगर मानव सभ्यता और ये मानव सभ्यता के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो देखें कि हम सब मानव जाति एक पूर्णता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी का जो रंगमंच रहा अपने जीवन का, वो भौतिक परिस्थितियां रही, भौतिक स्थितियां रही। अब अगर गांधी जी को हम पोरबंदर से लेकर के इंग्लैंड और इंग्लैंड के बाद फिर साउथ अफ्रीका तक और साउथ अफ्रीका के बाद 30 जनवरी का 1948 यहाँ तक ले आए, तो आप जानते हैं जीवन में क्या उनके सबसे बड़ा जीवन ये है कि उन्होंने अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध और अपनी सीमाओं का उल्लंघन, उन सीमाओं का जो अन्याय पर आधारित हो, जैसा कि कुछ घटनाएं आपके सामने वाल्मीकि जी ने बताई। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी ने निरंतर अपने आप को री इन्वेंट करते रहे। बिल्कुल। यानी अपने आप को आविष्कृत, इसलिए उन्होंने अपने आत्मकथा में बार बार इस बात को एम्फसाइज किया कि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ उसको अंतिम मत मानिए, वो अंतिम सत्य, ये मेरे लिए अंतिम सत्य हो सकता है लेकिन समाज के लिए हो ये जरूरी नहीं। तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप को अपूर्ण मानते रहे। गांधी जी एक ठीक सनातनी परिवार में पैदा हुए, वैष्णवी परिवार में, और इसलिए उनका सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने रे। 7वीं शताब्दी का ये भजन नरसिंह में। तो अब देखिए, अब वही व्यक्ति धीरे धीरे विकसित होकर के वो सांप्रदायिक एकता, महामानवता का वो प्रतीक बन जाता है, ये हम कहें पुंज बन जाता है, एपिटोम ऑफ ह्यूमैनिटी। जिस व्यक्ति ने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराई, बोरियस, वही व्यक्ति 42 में आकर के भारत छोड़ो आंदोलन करता है। तो उनकी एक सबसे बड़ी बात थी कि हमारे देश से अंग्रेजियत चली जाए, अंग्रेज रह जाए, यानी कि वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, वो पापी के खिलाफ नहीं थे, वो पाप के खिलाफ थे। हेट द सिन नॉट द सिनर। तो यानी अंग्रेजियत जो शोषण, उत्पीड़न, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उस पर जो आधारित थी, तो उसके प्रतिरोध में वो खड़े रहे। तो महामानव की जब हम अवधारणा हम सामने लाते हैं तो ये है कि किस तरह से व्यक्ति, मनुष्य, मानव कैसे अपने आप को विकसित करे और एक विराट सत्य या ये कहा जाए एक विराट सरोकार के साथ अपने को संबंधित करे। गांधी जी संपूर्ण जीवन दर्शन वो इस पर आधारित है और फिर भी उन्होंने अपने आप को अपूर्ण माना है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल। राजशेखर व्यास जी, अभी जो प्रोफेसर जोशी ने बात की उससे ये ऐसा भी लगा कि गांधी हमेशा सबके रहे, सबको लगा कि गांधी उनके हैं, उनसे सब सीख सकते हैं। आप क्योंकि एक लेखक हैं, मौलिक चिंतन आपका बहुत ही हमेशा लोकप्रिय रहा है। सत्य के प्रयोग के बड़े हिस्से को गांधी जी ने जेल के अंदर जाकर लिखा और जेल की दुनिया को करीब से देखते हुए, और आज आप देखिए कि हिंदुस्तान की ज्यादातर जेलों में गांधी को पढ़ाया जाता है और कई कोर्सेज हैं जिसमें कि जो बंदी हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं। तो गांधी ने देश में जिस आंदोलन के वो अगुवा रहे, वो आज किस तरह से आप उसका आकलन करना चाहेंगे और कैसे वो सभी के गांधी बनने की जो क्षमता थी, एक सामर्थ्य थी, एक इंसान ने उसे कैसे इतने बड़े तौर पर विकसित किया? जी, मैं मानता हूँ गांधी हमारी स्मृतियों में आज भी क्यों है जी, क्योंकि उनके जैसे महापुरुष मानव इतिहास में पैदा नहीं हुए जी। वे उन चुनिंदा लोगों में हैं जिन पर हम गर्व करते हैं जी। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें। गांधी को पहचाने बिना गांधी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है जी। आज कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि वे गांधी को पहचानते हैं। हमारी स्मृति में गांधी कैसे हैं? जैसे भगवान बुद्ध हैं, ईसा मसीह अथवा राम और कृष्ण।
असल में गांधी की जो एक छवि हमारी आंखों में बसी, जिसमें लगभग नंगे बदन है, जी लाठी का सहारा लेकर चलते हैं, बहुत बड़े महात्मा है। जी ये छवि एक तरह से धार्मिक छवि तो है, जी 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 पर ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हुए आदमी की जिसके प्रति श्रद्धा तो पैदा होती है, जी पर शायद हम ये माने कि इनका हमारे वैवाहिक जीवन में कोई उपयोग नहीं। वे एक बुत है, एक आइकन है, एक प्रतीक है, जी एक स्वर्ण युग की यादगार है जो कभी महान रहा होगा। जी लेकिन गांधी को मरने के बाद मुझे ऐसा लगता है जी कि गांधी को सबसे ज्यादा रचनात्मक किसी ने याद किया तो विदेशियों ने। अच्छा आप जरा याद करें, मार्टिन लूथर किंग ने, डेसमंड टूटू ने। जी 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 मैंने गांधी को जितना पढ़ा, मैंने ये पाया, जी हम सोचते हैं कि गांधी को सत्य या अहिंसा का दर्शन भारत से मिला तो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद तो उन्होंने बहुत बाद में पढ़े जी, भारत जी, आकर। जी वे टॉलस्टॉय से बड़े प्रभावित थे, टॉलस्टॉय से कभी मिले नहीं। जी, मजे की बात, दोनों की उम्र में बड़ा फर्क था, पर चिट्ठी पत्री थी। टॉलस्टॉय का भी ऐसा मानना चिट्ठियों में है जी कि मुझे किसी ने ठीक से समझा, मेरी अहिंसा को समझा, मेरे सत्य को समझा तो बापू ने। जी और बापू का मानना था कि मुझे वेद पुराणों से जितनी शिक्षा नहीं मिली जी, सत्य जी, की जी। या अहिंसा की, वो टॉलस्टॉय की वजह जी से मिली। जी जी मेरा ऐसा मानना है जी कि बापू एक महामानव है, जी लेकिन एक बड़ी दिलचस्प और विचित्र सी घटना, एक विदेशी बापू की शहादत के बाद भारत आया जी और उसने बंबई में मुरारजी भाई से भेंट करते हुए पूछा जी कि बापू से मैं कहाँ मिल सकता हूँ। अच्छा तो मुरारजी का जवाब और खतरनाक है, नॉट इन इंडिया, जी भारत में नहीं। जी जो आपने बात की राजशेखर व्यास जी ने कि भारत में नहीं मिलते गांधी, लेकिन एक ही गांधी हैं और इतनी सारी उनकी स्मृतियां हैं और हर एक के मन में एक अलग तरह की उनकी धारणा भी, अलग अलग छवियां भी हैं। तो फिर गांधी, ये राष्ट्रपिता गांधी कैसे हुए? मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ। जी बापू आए भारतवर्ष तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था 1885 में जी और कैसे लड़ा जाएगा कॉलोनियल ऑर्डर से, उस पर चर्चा। जी तो उन्होंने एक चिंतन दे दिया, दुनिया को दिया जी कि उपनिवेशवाद जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की उपज है। जी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ सबसे पहले, और जब स्टीम इंजन आने लगे, जी कि पहले ऊड था, जी अब ये कोल और स्टीम आ गया, जी बिल्कुल उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तेल आ गया और बिजली आ गई। तो ये जो कॉलोनियल ऑर्डर था ये एक्सप्लॉइट करता था जी और ये ब्रिटेन की हुकूमत अमेरिका से लेके एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हर एक जगह थी। जी बाद में वो जर्मनी आ गए, फ्रांस आ गए, इटली आ गए। गांधी ने कहा कि देखो, इसकी लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि उनके पास बंदूक है, जी टेक्नोलॉजी है। इसकी लड़ाई तो भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो आप कह रहे, उस संस्कृति में एक शक्ति है जी कि आप समस्या को कुछ शब्दों में कह सकते हैं और उसका समाधान भी कुछ शब्दों में कर सकते हैं। खास तौर पर 1930 में सत्याग्रह के बाद बापू को पता चल गया था और श्री अरविंदो उन्होंने कहा जी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अब वो शक्ति नहीं है जी कि ये गांधी के जी सत्य और अहिंसा का उत्तर दे पाए, तो इसीलिए ये सक्सेसफुल होगा। जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, बेजुबान है जी उसके पास जाओ। सारी बातों का मतलब था। और सबसे पहले इस बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने भांप लिया। उन्होंने बापू को महात्मा भी कहा। हाँ, उसी में उनका एक लेख छपा जी अप्रैल 1921 में। जी देन एट द क्रिटिकल मोमेंट, महात्मा गांधी के ड्रेस वही गरीबों का। जी 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 और पहली बार लोगों ने कहा कि ये तो हमारे तरह है जी जिसकी बात में सच्चा दर्द उन्होंने शब्द दिया दरिद्र नारायण, तो समाज ये का अंतिम व्यक्ति। तो ये जो उन्होंने किया जी तो उससे रिवॉल्यूशन हुआ। तो वो जो महामानव की जो थी जी वो सबसे पहले 1921 में जी उन्होंने पकड़ ली। सबसे बड़ी दर्शन पे तो अगर लेके आए हम लोग गांधी जी को, जी तो उन्होंने सबसे एक अच्छी बात कही कि मैं राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहता हूँ। यानी राजविहीन समाज यानी व्यक्ति को उच्चतम स्तर तक ले जाना, जिसे बोलते हैं हम एग्जल्टेड स्टेट ऑफ माइंड। यानी राज्य नहीं होगा, यानी कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी कि जो कि मनुष्य को नियंत्रित करके, बल्कि मनुष्य खुद को रेगुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ दो कंसेप्ट हैं, स्टेटलेस सोसाइटी और उससे पहले 19वीं सदी में मार्क्स ने कल्पना की
क्लासलेस सोसाइटी। बिल्कुल। तो दोनों, एक तरफ वर्ग विहीन और दूसरी तरफ राज विहीन, यानी ये दोनों जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि मनुष्य को महामानव में रूपांतरित कर देना। जहाँ 19वीं सदी में वर्ग विहीन समाज की कल्पना मार्क्स ने की, वहीं 20वीं सदी में गांधी ने राज विहीन समाज यानी मानव को महामानव यानी मानवीय व्यवस्था को महामानवीय व्यवस्था में उसका रूपांतरण करना। अब इसके कई चरण हैं। अब वो चरण क्या है, जैसे कि कई अनुभव सामने आए, वो सबसे बड़ी चरण ये कि हम पहले आत्मशक्ति यानी अंतरात्मा की आवाज को जगाएं और अहिंसा के माध्यम से हम उन शक्तियों के विरुद्ध लड़ें जो मानव और मानवता के विरुद्ध खड़ी हो, उसमें चाहे गोरा व्यक्ति हो और चाहे काला व्यक्ति हो। बिल्कुल, और इसीलिए जैसे कभी एक बात आई वो ठीक है कि हमको अपने विचार की खिड़कियां, दिमाग की खिड़कियां खुले रखना चाहिए, लेकिन साथ में हमको ये भी करना पड़ेगा कि हमारे पैर न उखड़े, हमारे जिस कमरे में आप बैठे हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि मानव के महामानव में रूपांतरण, तो मनुष्य को वो उच्चतम अवस्था तक ले जाना चाहते हैं। राजशेखर व्यास जी, ये जो कहा इन्होंने वही मैं कह रहा था कि कहने को गांधी जी कहते थे कि मैं अपने मकान की खिड़कियां खुली रखना चाहता हूँ, क्योंकि सभी तरफ से हवा है, सभी तरफ से विचार आए, लेकिन मैं अपनी जमीन से अपने पांव उखड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब साफ है कि वे दुनिया से सब चीज लेने को तैयार थे, लेकिन जिस जमीन पर खड़े होना चाहते थे वो भारत की जमीन थी। देखिए, गांधी को हम टुकड़े टुकड़े में नहीं पकड़ सकते, उनकी शिक्षाओं को। वो एक पूरी जीवन पद्धति है। उसे समझने की शुरुआत तब होगी जब हम उनके अनुसार जीने का प्रयास करें। जैसे बापू ने खुद भी कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। जब वाल्मीकि बाबू कह रहे थे तो मुझे उनकी एक पंक्ति याद आई कि अगर मुझे कायरता और हिंसा में से किसी को चुनना होगा तो मैं हिंसा चुनूंगा। बापू ने कहा। आज के भारत ने, मोदी जी ने उनकी स्वच्छता चुनी। एक महत्वपूर्ण, पूरा राष्ट्र स्वच्छ हो रहा है, हम दिखाई दे रहा है। बापू के पूरे जीवन में, मैंने कहा ना, उनकी शिक्षाओं को आप टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते, पूरी जीवन पद्धति है। उसे समझने की शुरुआत जब होगी जब हम उनके अनुसार जीना शुरू करें, तब यह निर्णय किया जा सकता है कि फिर गांधी को कितना छोड़े या कितना पकड़े। यकीन मानिए कि जब दूसरी सारी जीवन पद्धतियों की पोल खुल जाएगी, एक दिन उनका खोखलापन प्रकट हो जाएगा, फिर मानवता में सच्चे और खरे जीवन के लिए जब अगर आकुलता पैदा होगी, तब जो महापुरुष सबसे ज्यादा याद आएंगे वो बापू हैं। उसकी एकमात्र वजह है बापू ने जो कुछ कहा उसे अपने आचरण में लिया, अपने जीवन में उतारा। कथनी और करनी में जरा भी भेद नहीं था, जरा भी भेद नहीं था। जोशी जी ने ठीक बात कही। इन्होंने एक पंक्ति सुनाई नरसिंह मेहता की, वैष्णव जन तो तेने कही। आपने उस पंक्ति को गौर से, बापू ने बहुत ज्यादा भजन नहीं सुने या गुने, बापू बहुत ज्यादा फिल्म नहीं देखते थे। एक फिल्म देखी राजा हरिश्चंद्र और वही जीवन में उतार ली। अब देखिए, ये एक भजन है, उसमें एक पंक्ति है, पीर पर आई जाने। अब देखिए, हम पर दुख उपकार करें और मन अभिमान ना, और हम गाते रहते हैं अपना गुण। आप सोचिए, कभी मैं बहुत बार चिंतन करता था छुटपन में कि अपने किसी प्रिय मित्र का ब्याह हो रहा, वो कहेगा रामचरण जी आप नहीं आए तो मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं ब्याह में नहीं बैठूंगा। अब देखिए, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता हो रही है, आधी रात को जवाहरलाल जी हैं, पटेल है, सब बैठे हैं, और कोई ये नहीं पूछ रहा बापू आप कहाँ हो। कोई कहते तक बापू नहीं होंगे तो मैं शपथ ग्रहण नहीं करूंगा, बापू आप नहीं होंगे। लेकिन उस रात वो कहाँ थे? नोआखली में वो हिंदू मुसलमान दंगे बुझा रहे थे। सबसे बड़ी पीर पर आई जाने रे, मन अभिमान, उनके मन में अभिमान ही नहीं आया कि स्वतंत्रता की वजह कहीं मैं हूँ। वो तो वहाँ खड़े हैं, वो है उच्चतम अवस्था जहाँ मन में अभिमान नहीं है और पर दुख उपकार करे न मन अभिमान न मान। शेखर जी ये भी कह सकते हैं, जीवन और मृत्यु से निर्मुक्त होकर के एक उच्चतम अवस्था में, प्रज्ञा अवस्था में, जिसे गीता में कहा अवस्था में पहुंच जाना, वो था गांधी जी की महामानव में रूपांतरण। ये मैं कहना चाहूंगा आपसे एक दूसरे दृष्टिकोण से, the change that we wish to see in the world। तो ये जो था वो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट था, जो आप कह रहे थे। और इस बात को लेके कई लोगों ने इस पर तर्क वितर्क किए, लेकिन बापू ये नहीं चाहते थे कि लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें, पूजें। हाँ, वो पूजनीय हैं, लेकिन वो खुद अपने को पुजवाना नहीं चाहते थे। इसीलिए आप जो कह रहे थे ना को नवा खाली, जरूरत तो वहाँ थी। सही बात। तभी तो माउंट बैटन ने कहा कि दिस इज वन मैन बाउंड्री फोर्स, जिसने वायलेंस को रोका। वन मैन फोर्स, वन मैन एक्चुअल वर्ड है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। उसको छोटा करके लोग कहते। और कई लोगों ने, अब जैसे जब कहा गया उससे
मार्टिन लूथर किंग से। जी तो उन्होंने कहा कि आई गॉट द मैसेज फ्रॉम क्राइस्ट जी बट द पाथ वाज सोन बाय महात्मा गांधी। वेरी गुड। जी मेरे ग्रैंडफादर जी स्कूल के टीचर थे। तो बापू जब चंपारण से निकले तो शिक्षा देखी उन्होंने, जी तो उन्होंने नेशनल स्कूल बनाना शुरू किया तो जी। राजेंद्र प्रसाद को, जी। और एक और थे राम नवमी प्रसाद। जी तो ये तीनों मेरे गांव आए। तो लोगों ने कहा कि मास्टर साहब को देना चाहिए। मेरे ग्रैंडफादर बाबू हृदय नारायण सिंह को लोग मास्टर साहब कहते, जी वो टीचर थे स्कूल में। जी तो सब लोग बैठे थे। पहले तो जी। एक दरी होता था ना, कंबल जी। गेस्ट के लिए बिछाया जाता था जमीन पर। हाँ। तो गांधी जी, राजेंद्र बाबू, रामनवमी बाबू, इन लोग बैठे जी कंबल पर, बाकी लोग दरी पर, या दरी नहीं है तो जमीन पर। जी तो तय हुआ कि ये हेडमास्टर बनेंगे, प्रिंसिपल कहलाते थे। जी। बापू आए और इनके हाथों को पकड़ के जी अपने बीच में बिठा दिया। जी कहा आज से आप हमारे प्रिंसिपल हैं। जी तो हमारे ग्रैंडफादर 90 साल रहे। तो उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने जो पकड़ा हाँ, था, जी जी जो स्पर्श था, जी वो आजीवन जी जी उनके मस्तिष्क का, उनके आत्मा का जी। वो बन गया। उन्हीं के एक विद्यार्थी हुए उस वक्त, रामधारी सिंह दिनकर, उसी जी, स्कूल जी, में थे। जी 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 दिनकर जी ने एक जो मानव से महामानव पर कविता लिखी है, बापू मैं तेरा समयुगीन है बात बड़ी पर कहने दे, जी जी। लघुता को छोड़ तनिक वाह। गरिमा के महासमुद्र में बहने दे। वाह 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 तो वो अंगारों के कवि थे। जी फिर कहते हैं हाँ, जी वो तो- हाँ, रश्मि रथी। हाँ, जी लज्जत मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, जी किस भांत उठूं इतना ऊपर, जी मस्तक कैसे छू पाऊं मैं, जी। गिरवा तक हाथ न जा सकते, जी उंगलियां न छू सकती ललाट, जी पहुंचे तुम तक मानव विराट। जी एक जी। बात प्रोफेसर जोशी मेरे दिमाग में आती है कि गांधी के हाथ में कलम भी थी जी। और वे लगातार लिख रहे थे, वो संपादन कर रहे थे। तो एक लेखक, एक पत्रकार के तौर पर भी गांधी हमारे समाज के एक बहुत अटूट थाती के तौर पर सामने आए। कुछ कहेंगे इस देखिए, बारे में वर्ती आप? का बहुत अच्छा सवाल है। जी, जी। ये किया 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जी जितने भी पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं, या मैं कहूँ कि क्रांतिकारी हुए सब हैं, पत्रकार वो थे। मूल थे, कम्युनिकेटर थे, जी, पत्रकार थे। बिल्कुल गांधी जी ने सबसे पहले जब दक्षिण अफ्रीका में थे, जी वहां उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला, बिल्कुल, और उसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का सूत्रपात किया और लोगों को गोलबंद किया, भारतीयों को भी और दूसरे लोगों की। यानी वो रंगभेद की नीति के खिलाफ भी लगातार होते चले गए थे। इसके बाद जब वो भारत में आए, 1915 में आए, इसके बाद फिर उन्होंने अहमदाबाद से 2-3 पत्रिकाएं निकाली। जी आपको मालूम है, जी। यंग नवजीवन, इंडिया, नवजीवन। जी, जी। यंग इंडिया, जी। नवजीवन, जी। और इसके बाद में निकाला हरिजन। जी अभी उनकी पहली क्या शर्त थी जानते हैं? जी कि विज्ञापन नहीं लूंगा, सिर्फ पाठकों के बल पर ही, जी। डोनेशन के बल पर ही मेरी पत्रिकाएं चलेंगी, बिल्कुल। तभी मैं सत्य की रक्षा कर सकता हूँ, नहीं तो पूंजी जी हावी हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, और उस काल को हम लोग कहते हैं, आप भी जानती होंगी, मिशनरी पत्रकारिता। बिल्कुल। तो जिस मिशनरी पत्रकारिता को 20वीं सदी के जितने भी जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुए हैं, चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो माओ हो, चाहे और जितने भी लोग हों, इसके बाद ये आपके तिलक हुए हों, तिलक ने भगत सिंह मराठा हुए, केसरी निकाला, भगत हुए, राजगोपालाचारी निकालते थे कल की। नेहरू हुए हों, जी, जी। अरविंद घोष हुए हों, सुभाष चंद्र बोस हुए, यहाँ तक कि भगत सिंह भगत हुए, सिंह भी लिखते इन थे, सब लोगों जी। ने पत्रिकाएं निकाली। बिल्कुल। तो गांधी जी को आप कह सकते हैं कि मिशनरी पत्रकारिता के एक मशाल थे। जी, बिल्कुल। उस रूप में आज दुर्भाग्य से इस 21वीं सदी में जी। कॉर्पोरेट पूंजी इतनी हावी हो गई है जी। कि हमें वो मिशनरी पत्रकारिता को जी। पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जी। इस रूप में मैं गांधी जी को एक जी। महामानव पत्रकार के रूप में, जी, जी। एक प्रतिबद्ध पत्रकार के रूप में जी। याद करना चाहूंगा। बिल्कुल। और राजशेखर व्यास जी, अभी जो सफाई अभियान की बात हो रही थी, इस पूरे देश में जो स्वच्छता अभियान है उसके केंद्र में भी है महात्मा गांधी। तो आप उस बारे में भी हमें कुछ बताइए कि कैसे गांधी अलग अलग अंशों में हर बार हमारे गांधी जीवन के शैली। जीवन में आप देखिए कि बहुत छोटी छोटी चीजों का बेहद बड़ा महत्व है। जी। मैं उनकी पत्नी, खासतौर पे कस्तूरबा को लोग सिर्फ उनकी पत्नी के रूप जी। में जानते हैं,
तो मैं अक्सर एक सवाल अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता था। मैंने मेरे घर में देखा, पिता पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास, उनके कक्ष में एक ही चित्र था बापू का जी। तो मैं बचपन में पूछना चाहता था कि आप बापू से कैसे प्रभावित हुए? वो भी सशस्त्र क्रांति के आदमी थे, भगत सिंह सुभाष के साथियों में थे और हिंसात्मक गतिविधियां की, 42 मीटर पर गुप्त रेडियो स्टेशन चलाते थे। मैं पूछ नहीं पाया, बहुत छोटा बच्चा था, 9-10 साल का। बड़ा हुआ तो जितने क्रांतिकारियों से मिला, उनमें विशंबरनाथ पांडे और तमाम लोगों से मैं ये सवाल जरूर पूछता था कि आप क्रांति से गांधी की ओर कैसे आ गए? एक ने जो मुझे बहुत सारे उत्तर मिले, लेकिन मैं एक किस्सा दिलचस्प जरूर सुनाना चाहूंगा जो आपके इस विषय को पूरी शिद्दत के साथ, सत्यता के साथ प्रमाणित करेगा कि बापू महामानव कैसे बने मानव। उनका एक बार बापू गिरफ्तार हो गए, तो हम सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो सूचना आई कि बापू गिरफ्तार हो गए। तो हम सब ने कहा कि हम आज इलाहाबाद बंद करवाते बापू की गिरफ्तारी के विरोध में। तो हमने सब दुकानदारों से हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि भाई आज दुकान बंद करिए, बापू गिरफ्तार है। तो कुछ दुकानदार माने, कुछ ने कहा कि हम क्या करें, बापू गिरफ्तार हो, हमारी तरफ से मरते हो मर जाए, हम क्यों दुकान बंद करें? ऐसे भी लोग थे तब भी। तो विशंबरनाथ पांडे ने कहा कि हमें हमारे बुजुर्ग नेता ने सिखाया कि देखो बापू कहते थे, इसलिए अब ये ध्यान रखो कि इस आदमी की दुकान कोई बंद न करवाने पाए। फोर्सफुली बंद नहीं करना है, अब ये ध्यान देना है कि इसकी दुकान कोई बंद न करवाए। पर हम आंदोलन पे जुटे रहे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पुलिस आई, वे हमें बहुत जोरों जोरों से डंडे बरसाने लगे, पर पुलिस में भारतीय भी थे, तो वे डंडे तो बरसाते थे जोर से, पर हमारे पे आके फूल जैसे लगा देते थे दिखावा के लिए। तो ये हमारे नारों का प्रभाव था, जो बाद में जय बाबू ने भी उठाया कि पुलिस से नहीं लड़ाई है, पुलिस हमारी भाई है। ये बापू ने हमें समझाया था कि अंग्रेज हमारे मित्र हैं, अंग्रेजियत से विरोध है, जो प्रोफेसर जोशी ने कहा। तो जब पूरी शाम हो गई, कैवलरी फोर्स बुलाई कि इन बच्चों पे घुड़सवार पुलिस चढ़ा दो, ये तितर बितर नहीं हो रहा है। तो कॉल द कैवलरी फोर्स, बुलाया गया। बोले घुड़सवार पुलिस, हमारे उनके घुटने टूट गए थे, बाबाबाद तक दिखाते थे विशंबरनाथ पांडे। तो उन्होंने कहा कि हमारे घुटने टूट गए सब, उस दिन शहीद कोई नहीं हुआ राजशेखर, जानते 2-3 लोग मारे गए। तो मैंने कहा वे कौन लोग थे? बोले वे दुकानदार थे जो सुबह कह रहे थे कि बापू मरते हो तो मर जाए, हम क्यों दुकान बंद करें। वही कूद के आए कि निर्दोष बच्चों पे घोड़े चढ़ा रहे, हम पर चढ़ा, और उन्होंने अपनी छातियों पे घोड़े की टाप खाई। ये था गांधी। बोले मैंने अहिंसा का चमत्कार देखा राजशेखर कॉलेज जीवन में, इसलिए मैं बापू की ओर। ऐसे अनेक प्रसंग है। तो बापू को मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि समग्रता में समझना होगा, और बापू को जानने के लिए मैंने कहा कि एक तो गांधी जी हम लोगों के बीच के व्यक्ति हैं, हम जैसे हार्ड मार्क्स के मनुष्य। विज्ञान आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हमारे बीच महात्मा गांधी ऐसा व्यक्ति हार्ड मार्क्स का जमीन पे चला था। बिल्कुल। जब देश में इस तरह की समस्याएं आएंगी जिसका हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, वहाँ बापू खड़े हैं, वहाँ बापू को याद करना आवश्यक है और मार्ग मिलेगा। गांधी जी ने इसके साथ ये जोड़ा था, जब भी आप दुविधा में हो, समाज के अंतिम व्यक्ति को अपने ये मंत्र देता हूँ। तमाम दुविधाओं और असुविधाओं के बीच आज भी अगर हमें सबसे ज्यादा कोई याद आते हैं तो गांधी। और गांधी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे महामानव हैं जिन्हें ये समाज, ये देश हमेशा ही इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा। वर्तिका सुभाष बाबू ने क्यों कहा? वो पितृ पुरुष की तरह याद आते हैं। सुभाष बाबू और उनके वैचारिक मतभेद है, लेकिन सुभाष ने अपनी स्पीच में कहा ओ फादर ऑफ द नेशन। ये संबोधन सुभाष का दिया हुआ। बिल्कुल एक पितृ पुरुष की तरह एक मानव से महामानव की यात्रा जो है पिता के रूप में इस राष्ट्र को बार बार याद आती। बिल्कुल। तो गांधी ने इस पूरे देश को जोड़ा, और आज की इस परिचर्चा में आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर राम शरण जोशी जी और राजशेखर व्यास जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपका भी नमस्कार। धन्यवाद। बापू मानव से महामानव वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे पूर्व राज्यपाल और संस्कृतिविद श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह, वरिष्ठ लेखक और मीडियाकर्मी श्री राजशेखर व्यास और वरिष्ठ पत्रकार और संपादक डॉक्टर राम शरण जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम कल रात वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रसारित किया गया।